Hello dear students, let's start the third chapter of the class 10 NCERT science book metals and non-metals. Physical properties of the metals and non-metals. Hardness and state. Most of the metals are in solid state as well as hard, except alkali metals like potassium, sodium, lithium who can be cut with the knife and mercury which is liquid at room temperature. तो हमारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जो अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे, वो बिल्कुल हार्ड होते हैं। और क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। लेकिन उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ये एल्काली मेटल। एल्काली मेटल क्या होते हैं अभी हम देखेंगे जस्ट। और ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और मरकरी तो लिक्विड ही होता है। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट or not in solid state, except few like allotropes of carbon, diamond, which is very hard. तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हो गए हमारे ज्यादातर तो वो सॉलिड होते ही नहीं है। जैसे गैसें हो गई हमारे, क्या हो गया, हीलियम गैस हो गई, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। तो इसमें तो पहले तो ये सॉलिड स्टेट में कम पाए जाते हैं, और जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, ऐसे हार्ड नहीं होते मेटल्स की तरह। बट जो कार्बन होता है उसका एलोट्रोप जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और एक्सट्रीमली वो आ, वो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये एक एक्सेप्शन है। अब देखते हैं एल्काली मेटल्स क्या होते हैं। एल्काली मेटल्स की बात यहाँ पे आई थी, तो एल्काली मेटल्स जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के मेटलों को बोला जाता है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट ग्रुप होता है तो उसके मेटलों को क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल। एल्काली मेटल दे आर द मेटल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, और लिथियम ग्रुप, उसको लिथियम ग्रुप भी बोला जाता है। whose oxides form water soluble bases, इनकी जो ऑक्साइड होती है, जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो मेटल ऑक्साइड होती है वो क्या बनाती है, वो बेस बनाती है। और वो बेस जो इससे बनता है, एल्काली मेटल से बनता है, वो वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब वो पानी में घुल जाता है। एलोट्रोप, एलोट्रोप क्या होता है, एलोट्रोप some elements like carbon can exist in different form in nature, these different form of same substance is known as allotrope। ये हम कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में भी इस चीज को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक देखते हैं कि जैसे कार्बन होता है, तो कार्बन नेचुरली कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, एक तो ग्रेफाइट में पाया जाता है, ग्रेफाइट एक उसकी स्टेट होती है, डायमंड होता है। तो ये जो इसके अलग अलग स्टेट हैं, तो कोई अगर एक सेम मटेरियल अगर अलग अलग स्टेट में रह रहा है तो उनको क्या बोला जाएगा, एलोट्रोप बोला जाएगा। ये सब क्या है, ये सब कार्बन के एलोट्रोप है। कोयले के रूप में भी मिलता है कोल, तो ये सब इसके एलोट्रोप है। आगे देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। owing to the fact of states of metal and non-metal, metals have high melting and boiling point and non-metals have low melting and boiling point. Except diamond, non-metals में maximum तो solid है ही नहीं, तो उनका तो already low है, but diamond को छोड़ करके इनका low होता है। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनका हाई होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Gallium and cesium are the exceptions in the metal having low and melting and boiling point. Alkali metals also have low boiling and melting point. तो ये गैलियम और सीसियम, ये इतने इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कि अगर आप इनको हाथ पे लेंगे तो आपके हाथ के हीट से ये लिक्विड हो जाते हैं। और हमारा मरकुरी तो लिक्विड होता ही है। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन हो गए। आपको हर फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाएगा। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दैट डिफाइंस देयर एबिलिटी टू बी हार्मर्ड, प्रेस्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। तो जैसे आयरन होता है, तो जैसे आपने ये अगर आयरन का ऐसे टुकड़ा ले लिया, अगर आप इसको हैमर करेंगे, हैमर से मारेंगे तो ये क्या होता जाएगा, ये शीट बनता जाएगा।
जैसे एक बहुत बड़ी सी शीट बन जाएगा। बट जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल नॉन मेटल में इसमें कोल को ले लें, कोयले को ले लें, तो उसको जब हैमर करेंगे तो वैसे शीट नहीं बनेगा। तो ये जो शीट बनने की प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। आगे देखते हैं डक्टिलिटी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल एसोसिएटेड विथ द एबिलिटी टू बी हैमर्ड थिन और स्ट्रेच इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग। जैसे हम लोग कॉपर का वायर बना सकते हैं, एल्युमिनियम का वायर बना सकते हैं, ऐसे हम लोग नॉन मेटल्स के वायर नहीं बना सकते। तो ये हमारे जो वायर बनाने की एबिलिटी है इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। बट नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल बट प्लास्टिक एंड रबर आर डक्टाइल ड्यू टू कार्बन एबिलिटी टू डिफॉर्म इनटू नैनो शेप्स। तो ये कार्बन के ही इलेक्ट्रोप हर जगह में एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं नॉन मेटल में। तो कार्बन की वजह से ये हमारे प्लास्टिक और रबर जो है वो मेलिएबल तो नहीं बट डक्टाइल हो सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टिविटी होती है जैसे कि आपने एक ऐसे मेटल का ये पीस ले लिया, आप अगर इस एंड को हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी हीट पता चलेगी। तो ये होती है कंडक्टिविटी, मतलब पूरे बॉडी में जो फैल जाता है किसी भी मटेरियल का तो उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, अगर आप कॉपर के एक एंड में इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे तो दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी, बट आप अगर उसको लकड़ी में लगाएंगे तो वो वहां तक नहीं जाएगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट। इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा एक एक्सेप्शन है, वो भी इलेक्ट्रोप है कार्बन का, उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये हम कहाँ यूज करते हैं, हम पेंसिल में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, हम बैटरी के अंदर यूज करते हैं। तो बैटरी के अंदर यूज होता है तो वो तो तभी हो पा रहा है ना जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अगर किसी सेल के अंदर यूज होता है जब ये जो अंदर एक ऐसे रॉड टाइप का होता है, तो ये ग्रेफाइट काफी काफी मतलब इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इससे काफी यूज है इसका डेली लाइफ में। लस्टर, लस्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग शाइनी सरफेसेस, शाइनिंग सरफेसेस जो होते हैं उसको लस्टर बोला जाता है। मेटल्स आर लस्टरस, metals are lustrous while non-metals are non-lustrous except iodine which is a lustrous non-metal। तो मेटल्स तो हमारे लस्ट्रस होते हैं लेकिन जो आयोडीन होता है ये एक एक्सेप्शन है। ये है आपका आयोडीन, देखिए इसमें कितना लस्टर है, कितना चमक रहा है। तो इसको छोड़ करके बाकी कोई नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है, और हमारे जितने भी मेटल होते हैं सारे लस्ट्रस होते हैं, उनमें एक शाइनिंग रहती है। सोनोरस, सोनोरस क्या होता है, तो सोनोरस साउंड से जुड़ा हुआ है। Property of producing a deep ringing sound is called sonorous. Metals are sonorous while non-metals are not। आपको याद होगा जब आप स्कूल जाते हैं और उसमें एक बड़ी सी जो घंटी लगी रहती है, जब उसमें हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो उससे रिंगिंग साउंड आती है, तो वो घंटी क्या नॉन मेटल की बनी होती है, वो हमेशा मेटल की बनी होती है। तो मेटल हमेशा जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है। ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये इनमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, मेटल्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हम कोई मेटल लेते हैं और उसको जब बर्न कर देते हैं, जैसे अभी उसमें आग लगा देते हैं, तो उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि मैग्नीशियम में हमने आग लगाई थी एक एक्टिविटी में, तो वो एक्टिविटी का जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे आएगा। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और हम इसको हीट दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड। When copper is heated 300 to 800 degrees Celsius in air, it combines with oxygen and form copper 2 oxide, CuO.
which is black in color। ये यहाँ पे आपकी CuO है। तो कॉपर के दो ऑक्साइड होती हैं, एक होता है CuO और एक होता है Cu2O। तो ये जो हमारा कॉपर है, तो इसकी जब हम डायरेक्ट बर्न करते हैं तो हमें कौन सी ऑक्साइड मिलती है? हमें ये वाली ऑक्साइड मिलती है। और इसको हमें काफी हीट में बर्न करना होता है। ये हमें कॉपर जल्दी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये काफी लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इसको हम लोग 300 to 800 डिग्री सेल्सियस में जब हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना देता है? कॉपर ऑक्साइड। जैसा हमने अभी यहाँ देखा था, मेटल कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। आगे देखते हैं, अदर कॉपर ऑक्साइड्स इज कॉपर 1 ऑक्साइड। ये तो कॉपर 2 ऑक्साइड थी, तो कॉपर 1 ऑक्साइड में क्या है? Cu2O और यहाँ पे क्या है? CuO। तो ये 1 और 2 क्या है? तो इसमें क्या है? इसमें कॉपर का एक एटम लिया गया और इसमें कॉपर के 2 एटम लिए गए हैं। तो इसमें अगर कॉपर का एक एटम लिया गया है तो इसको कार्बन 2 ऑक्साइड बोला गया है, क्योंकि ये एक एटम ही दो इसको प्रोवाइड करा रहा है। ये अभी हम वैलेंसी में देखेंगे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इस एक कॉपर ने ही दोनों प्रोवाइड करा दिए, तो इसलिए ये कॉपर 2 ऑक्साइड हो गई। और इसमें एक कॉपर एक प्रोवाइड करा रहा है और एक कॉपर एक प्रोवाइड करा रहा है, तो इसलिए ये C1 ऑक्साइड हो गई। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड। हमें एल्युमिनियम से क्या मिलता है? एल्युमिनियम की ऑक्साइड मिलती है। तो 4Al + 3O2 फॉर्म 2Al2O3। तो ये हमारा एल्युमिनियम का हो गया एग्जाम्पल। अगली स्लाइड देखते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये कि मेटल ऑक्साइड क्या होती है? बेसिक इन नेचर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो और जब हमारा बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इससे हम लोग कंक्लूड किए थे क्या? कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है। आगे देखते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होती है? कई सारी ऑक्साइड होती हैं जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करती हैं, तो उनको बोलते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड। Some oxides show both acidic and basic nature, like zinc oxide and aluminium oxide। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा बेसिक नेचर वाला एग्जाम्पल, और ये हो गया हमारा एसिडिक नेचर वाला एग्जाम्पल। इसमें देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमने एल्युमिनियम के ऑक्साइड ले ली और इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल गया, और यहाँ पे हमने इसको बेस के साथ जब रिएक्ट कराया तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। तो ये हमारी यहाँ पे क्या थी? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कहाँ क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, ये यहाँ पे एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों नेचर शो करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? एम्पोथेरिक ऑक्साइड। आगे देखते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, बट some of these dissolve in water to form alkalis। जो हमने पढ़ा था एल्काली मेटल्स थोड़ी देर पहले, तो एल्काली मेटल्स क्या होते हैं? वो वाटर में डिजोल्व होने वाला बनाते हैं ऑक्साइड। तो ये हमारा जैसे Na2O + H2O क्या फॉर्म करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया? ये एक एल्काली हो गया क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। ये हमारे केवल एल्काली मेटल ही एल्कालीज बनाते हैं, बाकी कोई मेटल नहीं बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। एल्काली मेटल में कौन सा है? लिथियम ग्रुप का है। जब हम देखेंगे लिथियम के ग्रुप में कौन कौन से हैं मेटल, तो ये सारे एल्काली मेटल्स हैं।
तो ये हमारे एल्काली बेस देते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। ऑल मेटल्स रिएक्ट इन डिफरेंट पेस विथ ऑक्सीजन। हर मेटल ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट पेस में रिएक्ट करता है, मतलब कोई बहुत रिग्रेसली रिएक्ट करता है, कोई बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट सो रिग्रेसली दैट दे कैच फायर विदाउट हीटिंग। मतलब अगर हम सोडियम को हवा में रख दें, जैसे यहाँ पे ओपन एनवायरनमेंट रख दें, तो वो इतना रिएक्ट करेगा कि उसमें आग लग जाएगी। बट कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट एट हाई टेम्परेचर। हमने पीछे देखा था कि कॉपर को 300 से डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ता है। तो सारे मेटल अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे मेटल सेम टेम्परेचर पर रिएक्ट करें। कोई रूम टेम्परेचर में ही कर ले रहा है, कोई 300 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा है, तो कोई हम देखेंगे कोई एटॉल करता ही नहीं है। जैसे कि while gold and platinum do not react at even very high temperature, gold और प्लेटिनियम रिएक्ट करते ही नहीं है। आगे देखते हैं। टू प्रोटेक्ट सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम कैचिंग फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो अगर सोडियम और पोटेशियम में नॉर्मल रूम में आग लग जाती है तो उनको किस में रखा जाता है? उनको ऐसे केरोसिन ऑयल के मिक्सचर में रखा जाता है। जब तक वो केरोसिन ऑयल के पूरी तरीके से अंदर रहेंगे तब तक उनमें आग नहीं लगेगी। आपको लग रहा होगा कि केरोसिन ऑयल तो खुद जलता है, तो उसमें क्यों नहीं आग लगती है? तो आग जलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन। और क्या चाहिए? हमें कुछ चाहिए जो चीज बर्न हो सके। तो जब हमारा ये सोडियम यहाँ बाहर है तो इसको ये ऑक्सीजन मिल रहा है और ये खुद ही बर्न हो जाता है, इसकी बॉडी खुद ही बर्न हो रही है। बट जब ये पूरी तरीके से केरोसिन के अंदर चला गया तो इवन तो केरोसिन में आग लगती है, लेकिन ये जब यहाँ अंदर है तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है और ये केरोसिन के साथ रिएक्ट भी नहीं करता। तो जब तक ये रिएक्ट नहीं कर सकता तब तक ये इसमें आग लगा नहीं सकता, और जब तक इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब तक भी नहीं आग लग सकती। तो जैसे अगर हमें केरोसिन में रखना है, तो जैसे हमने ये एक बीकर लिया और अगर इसमें सोडियम हमने रखा और ये सोडियम का टुकड़ा है और हमारा केरोसिन अगर यहीं तक भरा हुआ है तो इसमें आग लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा और ये तो और भयंकर जलेगा, केरोसिन भी जलेगा साथ में। तो इसीलिए हमको इसको फुल्ली इमर्स्ड करके रखना पड़ता है, मतलब कि इसको पूरी तरीके से केरोसिन के अंदर ढक के रखना पड़ेगा, तब ये सुरक्षित रहता है केरोसिन के अंदर, सोडियम और पोटेशियम। आगे देखते हैं। At ordinary temperature, metals like zinc, aluminium, magnesium, etc. have a protective layer of their oxide over them which cuts the oxygen to them. Iron is an exception to this rule because iron oxide which forms over it is not uniform layer, so oxygen can get in. तो होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक वायर लेते हैं, ये एल्युमिनियम का वायर लेते हैं और इसको जब हवा में छोड़ देते हैं तो ये हमारे एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करते हैं। एक तरफ हो गया हमारा सोडियम, वो इतना रिएक्ट करता है कि उसमें आग ही लग जाती है, और एक तरफ हो गया हमारा कॉपर, जिसको रिएक्ट करने के लिए 300 डिग्री हीट करना पड़ता है, और एक हो गया हमारा क्या, गोल्ड, जो कि रिएक्ट ही नहीं करता। और जो ये हमारे बीच के हैं जैसे कि जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो ये हमारे रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। बट जब एक बार इन पे रिएक्शन हो जाता है, जैसे मान के चलिए एल्युमिनियम है और ये हवा में रिएक्ट कर गया, तो इसके किनारे किनारे जो एल्युमिनियम की रस्ट होती है, एल्युमिनियम की रस्ट नहीं कहा जाएगा लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आयरन होता है तो आयरन के ऊपर दिखती है रस्ट लाल रंग की, जंग, बट एल्युमिनियम के ऊपर भी ये रस्ट होती है, बट एल्युमिनियम की जो रस्ट होती है वो इतनी यूनिफॉर्म होती है कि ये खुद ही एक कोटिंग का काम कर देती है। तो मतलब अगर हमने एकदम फ्रेश एल्युमिनियम लिया तो वो थोड़ी देर में हवा से रिएक्ट होकर के उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर ही उसको प्रोटेक्ट करेगी फर्दर जो है कोरोशन से। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट। अब देखते हैं एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस
of getting a thick oxide layer of aluminum oxide over aluminum so that it can protect it better. तो एनोडाइजिंग क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा कि अभी एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम के अलावा जिंक मैग्नीशियम सारे में होता है, ये केवल आयरन में प्रक्रिया नहीं होती है जो ऊपर कोटिंग जमने वाली। आयरन में भी रस्ट तो लगती है लेकिन वो इतनी अनयूनिफॉर्म होती है कि उसमें ऑक्सीजन अंदर घुस जाता है, बट इनकी बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। तो एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम तेल में तो ये मान के चलिए इसके ऊपर कॉपर, उसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इसको और मोटा कर देते हैं। तो ये और मोटा कर देते हैं तो और ये प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग। आगे देखते हैं, मेटल्स रिएक्शन विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बट द वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड फर्दर डिसॉल्व टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। बट जो वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे कौन सी थी ये सब, ये एल्काली वाली हैं, AlKAli, एल्काली वाली जो हमारी ऑक्साइड्स हैं, तो वो यहीं पे नहीं रुकती, ये तो उनका रिएक्शन हो ही जाता है। उसके बाद वो क्या करती हैं, उसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड ये फिर से वाटर से कंबाइन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि Na2H2O ने ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस बनाया, और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हुई। तो ये वाटर सोल्यूबल वालों का है। नॉर्मल मेटल बस इतना पे रिएक्ट करके रुक जाएगा, बट जो वाटर सोल्यूबल वाले जो ऑक्साइड्स हैं तो वो जाकर के हाइड्रोक्साइड भी बना देंगे। आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सोडियम रिएक्ट्स सो वायलेंटली विथ वाटर दैट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैच फायर। सेम गोज फॉर पोटेशियम, कंबाइंड रिएक्शन इज एज फॉलोज। तो ये दोनों का कंबाइंड रिएक्शन ये है 2Na और 2H2O, और ये बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस तो कंबस्टेबल होती है। तो ये जो यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन की ही तस्वीर है। तो ऐसे ये ब्लास्ट होता है जब इसके अंदर डाला जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है ये, और इसमें बहुत सारी हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि उसमें जलने लगती है। सोडियम और पोटेशियम ये वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये पानी है, ये वाटर में भी ये आग की तरह जलते हैं। कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट नॉट कैच फायर। अब ये कैल्शियम भी काफी रिएक्टिव होता है, बट कैल्शियम जब इसके साथ रिएक्ट होगा पानी के साथ, जैसे हमने एक बीकर लिया, सोडियम डाला तो उसमें आगे लग जाएगी, बट अगर कैल्शियम डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम यहाँ नीचे आ जाएगा और इसमें धीरे धीरे गैस बबल्स फॉर्म होंगे। इसमें हीट नहीं निकलती है, तो हीट नहीं निकलती इसलिए तो हीट निकलती है, बट इतनी नहीं निकलती है कि जो हमारी जो हाइड्रोजन गैस जो एस्केप हो रही है इसमें आग लगे। अगर आप यहाँ पे कैंडल लेकर के आएंगे तब तो ये हाइड्रोजन गैस बर्न होगी, बट अगर आप एक्स्ट्रा उसको हीट नहीं दे रहे हैं तो कैल्शियम के केस में ये बर्न नहीं होती है। While magnesium do not react with cold water, it react with hot water। और जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। मतलब हमें गर्म पानी चाहिए मैग्नीशियम को उसके साथ रिएक्ट होने के लिए। ये कॉपर की जो हमारी होती है ये भी वाटर सोल्यूबल होती है, तो इसलिए ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रही है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग ऑक्साइड। तो पीछे तो हमने देखा कि पीछे स्लाइड में हमने देखा ये जितने एग्जाम्पल थे ये सब ये प्रोसेस ये इस स्टेप के बाद ये अगले स्टेप दोनों मिला करके ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें पहले 2Na वाटर से रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन गैस बना और मेटल ऑक्साइड बनी, मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट हुई और ये बन गया। तो ये तो हमारे हो गए जो कि वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स के लिए एग्जाम्पल। अब हम सिंपल इसका एग्जाम्पल देखते हैं अगली स्लाइड में।
तो इसमें है हमारा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्लस 3H2O फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सिंपल है, एल्युमिनियम वाटर के साथ बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड फर्दर इसमें डिसॉल्व होके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगी। हाइड्रोक्साइड क्या है? जिसमें OH होता है, जिसमें OH लगा है वो हाइड्रोक्साइड है, और जिसमें केवल O है वो ऑक्साइड है। ऐसे ही आयरन हमारा वाटर के साथ रिएक्ट होगा और ऑक्साइड बनाएगा और 4 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये भी वाटर सोल्यूबल नहीं है, नहीं तो ये भी हाइड्रोक्साइड बना देता। Metals like gold, silver and copper extracted don't react with our water at all। हमारा जो कॉपर था वो एयर के साथ तो 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कर रहा था, बट वो वाटर के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता। ऐसे ही हमारा गोल्ड और सिल्वर भी नहीं रिएक्ट करता। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ये वाला हम पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल को एसिड से रिएक्ट किया जाता है तो क्या मिलता है? हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो हमारा ये जिंक ZnCl हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गई। क्या आप इसमें बता सकते हैं कैटायन एनायन कौन सा है? Zn क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और क्लोरीन क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसका कैटायन इसके एनायन से मिलकर के क्या बन जाएगा? ZnCl, और ये हमारा यहाँ चला जाएगा। पिछले चैप्टर में भी हमने ये देखा था। इसमें हम और डिटेल्स में देखेंगे इस चैप्टर में कि क्यों ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आखिर आती कहाँ से है, आगे देखेंगे हम जस्ट अभी थोड़ी देर में। जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अगली स्लाइड देखते हैं। When metals react with nitric acid, it do not evolve hydrogen gas। बाकी सारी एसिड में हमें क्या मिल रही थी? हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, बट जब नाइट्रिक एसिड होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमें नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? एज नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज hydrogen to produce water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide NO2 NO NO2। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे इस रिएक्शन में देखते हैं कि एल्युमिनियम जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये वाटर नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पे ये दोनों चीज जो बन रही है इसकी जगह पे बस हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए थी, बट जो वो हाइड्रोजन गैस बनती है वो फिर से इसके साथ रिएक्ट कर देती है और वो वाटर बना देती है, और इसके जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है उससे ये बन जाता है। तो एक तरफ तो हमें ये भी मिलता है और ये जो हाइड्रोजन गैस थी वो फिर से इसके साथ रिएक्ट करके ये चीजें भी बना देती है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब एसिडों से, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है, इसका क्या मतलब होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड इन ए रिएक्शन एंड सप्लाइज ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिएगा जो चीज रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है मतलब क्या? जो ऑक्सीजन लूज कर रही है, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब वो एजेंट है, वो खुद तो ऑक्सीजन छोड़ रहा है और दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एसिड ने यहाँ पे अपना ऑक्सीजन किसको दिया? यहाँ पे हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन दे दिया। तो ये क्या हो गया? ये खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हमेशा याद रखिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? वो रिड्यूस्ड होगा, और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हम क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि रिड्यूस्ड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है। तो रिड्यूस्ड होता है जिसमें वो ऑक्सीजन लूज करता है, और ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है? जिसमें वो ऑक्सीजन गेन करता है। और एजेंट ठीक उल्टा होता है उसका। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ 60% कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आई थिंक मुझे एक बार ये और समझा देना चाहिए आपको। कोई जैसे कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल
XYZ, जिसमें ये इस आगे एक फॉर्मूला है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे वो दूसरे को वो दे दे रहा है, इसमें X था और यहाँ पे इसने Y से रिएक्ट किया और ये यहाँ पे Y ऑक्सीजन लेके चला गया इसका। तो जब ये ऑक्सीजन लेके चला गया तो इसके साथ दो चीजें हुई। पहला क्या हुआ, पहला तो ये रिड्यूस्ड हो गया, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीजन चला गया, इसका ऑक्सीजन Y लेके चला गया। और क्या किया इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस होने के साथ साथ क्या किया, इसने ऑक्सीजन इसको दिया भी। तो ये जो ऑक्सीजन दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो खुद को रिड्यूस करके ऑक्सीजन देता है दूसरे मटेरियल को। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद 60% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये कंसेंट्रेशन पे भी इफेक्ट करता है कि क्या बनेगा इधर। तो एल्युमिनियम जब रिएक्ट होता है तो ये हमने रिएक्शन देख लिया। अब आगे देखते हैं, इफ नाइट्रिक एसिड इज वेरी डाइल्यूट, अगर नाइट्रिक एसिड को हम लोग बहुत डाइल्यूट कर लें तब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ और मैंगनीज के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, तो डाइल्यूट होने पे क्या हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि जैसे जैसे चीजें डाइल्यूट होती हैं तो उनका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है आयन का, वो बहुत ही कम होता जाता है। तो अगर वो कम होता जाएगा तो हमारा जो ऑक्सीडेशन करने में उतनी प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे ये पास पास में होंगे तो उन्हें ज्यादा मिलेगा, तो जब ज्यादा मिलेगा तो इजीली जो है ये बना पाएंगे। बट अगर ये बहुत दूर दूर है तो ये चीज प्रोसेस नहीं होगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इससे पहले कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनाए, उससे पहले ही वो एस्केप कर जाएगी। तो इसलिए ये बहुत डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन गैस लाइक एवरी अदर एसिड नाइट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस करती है। एवरी अदर एसिड में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब हमने यहाँ पे मेटल डाला और यहाँ पे एसिड है अंदर इसके, तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एस्केप कर जाती है, ये उससे रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन इसमें क्या होता है नाइट्रिक एसिड में कि ये वही हाइड्रोजन गैस इससे रिएक्ट करके ये चीजें बना देती है। आगे देखते हैं, मेटल रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट, मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मेटल सॉल्ट क्या होता है, जैसे हो गया NaCl, तो एक तरफ मेटल है एक तरफ नॉन मेटल है, ये दोनों मिलके बना देते हैं मेटल सॉल्ट। तो कैसे ये करता है डिस्प्लेस दूसरे मेटल को, तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन और ए मोल्टन फॉर्म। जैसे नेचर में होता है कि एक शेर जो है एक हिरन को मार देता है, वैसे ही जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देता है। मेटल A एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B फॉर्म क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A एंड मेटल B। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। दिस इज रिप्लेसमेंट, दिस रिप्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, which means more reactive metals like calcium will replace the less reactive metal like aluminium, but aluminium can't replace calcium। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है। जैसे कि जैसा अभी हमने बताया कि एल्युमिनियम कैल्शियम को नहीं रिप्लेस कर सकता, बट वो आयरन को कर देगा। एल्युमिनियम यहाँ है, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम हमारा एल्युमिनियम को रिप्लेस कर देगा, एल्युमिनियम हमारा आयरन को रिप्लेस कर देगा, ये कैल्शियम हमारा आयरन को भी रिप्लेस कर देगा। तो मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव सबको रिप्लेस कर देगा, और जो बट जो सेकेंड नंबर पे है तो ये इसको नहीं रिप्लेस कर सकता कैल्शियम को, क्योंकि ये इससे लेस रिएक्टिव है, बट ये आयरन को रिप्लेस कर देगा। आयरन इनमें दोनों किसी को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो जो जितना रिएक्टिव है वो उतना अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। आगे देखते हैं, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे सबसे
ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम है। इसमें और बहुत सारे मेटल्स हैं, बस इतने ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट का लिस्ट बनाया। और ये हमारा सेकंड नंबर पे सोडियम हो गया, ये हमारा कैल्शियम होगा। ये हमारी रिएक्टिविटी घट रही है, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद जिंक हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, उसका लीड हो गया, उसका बाद ये हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन क्यों दिया गया है? ये तो मेटल नहीं है, बट इसमें हाइड्रोजन को इसलिए दिया गया है कि हाइड्रोजन भी रिप्लेस करते हैं ना ये, तो इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ दिया गया है कि लीड हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, आयरन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर सकता। आगे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो हमारे गोल्ड और सिल्वर सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाउ डू नॉन मेटल्स एंड मेटल्स रिएक्ट? The reactivity of element is a tendency to attain a completely filled valence shell. तो ये क्या होता है? तो ये जैसे कोई एटम होता है, जैसे ये एटम है, तो उसके अंदर कुछ जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। हो सकता है आपने क्लास 9 में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। तो ये जो रिवॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे जैसे सन के अगल बगल जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो सन के तो वैसा नहीं होता है, लेकिन एक एग्जांपल समझने के लिए हम लोग वैसा देख सकते हैं। तो वैसे इनकी ऑर्बिट होती है। तो ये जो जिस ऑर्बिट पे ये रिएक्ट करते हैं, तो इनको सेल बोला जाता है। तो पहली वाली सेल हो गई के, उसके बाद हो गई एल, उसके बाद हो गई एम। तो ऐसे ये सेल होती हैं। अब इस सेल में जो पहली वाली होती है, इसमें बस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे 1 होता है, हीलियम होता है तो यहाँ पे 2 होता है। तो आगे जब जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसमें 2 कर सकते हैं, उसके बाद सब में 8 होता है मैक्स। जो अगर आउटर मोस्ट अगर बनेगी तो उसमें 8 होंगे, तो के वाले में 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। एम वाले में क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। और अगर इसको इसके बाद अगर कोई अगर एक और है, तब इसमें मिनिमम 8 होने ही पड़ेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप कि पहले वाले में 2 होंगे, दूसरे वाले में 8 होंगे, अगर एक और सेल है बाहर। तो अगर मान के चलिए हमारा एटॉमिक नंबर 4 ही है, तब तो 2 इसमें होंगे, 2 बाहर वाले में होंगे, सेकंड वाले में होंगे। लेकिन अगर 8 10 से ऊपर है, 11 है, तो हमारा दूसरे वाले में पहले वाले में 2 जाएगा, दूसरे वाले में 8 जाएगा, तीसरे वाले में 1 जाएगा। तो ऐसे चलता है। और तीसरे वाले में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, मिनिमम 8 हो सकते हैं, 8 से कम किसी में नहीं होंगे, एक्सेप्ट आउटर मोस्ट सेल। तो हमारा ये अंदर वाले तो सब फिल रहते हैं। तो अगर इनमें 8 है तो ये स्टेबल रहती है सेल। बट अगर इसमें 8 से कम है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, अगर ऐसे हैं तो वो स्टेबल नहीं होती है। तो फिर वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास ज्यादा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जैसे बताया गया है, आगे मैं पढ़ के भी बताऊंगा वही चीज। जैसे कि हमारा एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके पास 2 हो गए पहले, उसके बाद 8 हो गए, तो हमारे 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए। 2 और 8 10 हो गए। तो जो उसके आगे वाला जो सेल बचेगी उसमें कितना बचेगा, उसमें बचेगा 1। तो ये तो इसके दोनों सेल स्टेबल हैं, बट जो 1 है तो ये क्या कर सकता है, ये दे देगा इसको। अगर ये किसी को दे दे तो इसकी सेल्स स्टेबल हो जाएंगी। तो जिसके पास 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मान चलिए 2 है, 12 है, तो वो सब देने के प्रयास में रहते हैं। बट अगर इसका 17 होता, तो 2 है, 8 है, तो उसके बाद कितने होते, 7 होते। तो अब इसको 7 देने में तो बहुत सारी एनर्जी खर्चा होगी, तो ये क्या प्रयास करेगा कि 1 लेने का प्रयास करेगा। तो जब ये 11 वाला जब 17 वाले के पास पहुंचेगा, मान के चलिए 11 का एटम है और ये 17 वाले का एटम है, तो 17 वाले के पास 7 है एक्स्ट्रा और इसके पास 1 है, तो ये क्या देखेगा कि इसको चाहिए तो ये दे देगा।
तो ये ऐसे जो है ये रिएक्शन होता है। अब इसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ के देखेंगे। इसीलिए ये हमारा क्या है, 11 वाला क्या था, Na था, और 17 वाला क्या था, Cl था। तो इसीलिए हमारा NaCl कितना कॉमन एलिमेंट है, हर जगह पाया जाता है, क्योंकि वो बहुत इजीली एक दूसरे को दे सकते हैं। The reactivity of an element is a tendency to attain completely filled valence cell। तो उनको अपना वैलेंस सेल completely fill करना है। वैलेंस सेल मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एवरी एलिमेंट। जो अंदर के सेल होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो फुल ही रहते हैं। जो सबसे बाहर वाला सेल होता है वो हमारा होता है वैलेंस सेल। Atoms of every element have different electronic configuration based on the atomic number of each element। तो हमारा जो एटम होता है उसका डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो वो कन्फिगरेशन क्या है, जैसे मान के चलिए कि जिसका 3 है एटॉमिक नंबर, तो उसका क्या होगा कन्फिगरेशन, के में कितने होंगे, 2 होंगे, फिर 1 होगा। जिसका मान के चलिए 15 है तो क्या होगा, 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 5 होगा। तो ऐसे हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं सबके अलग अलग इलेक्ट्रॉन के। आपने यहाँ पे देखा ये 15 वाले में दूसरे नंबर पे 8 क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 8 हो सकते थे। Cell can have a specific number of max electron if it is not last cell or have 8 electron। अगर लास्ट सेल नहीं है तो उसके मैक्सिमम हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं। लास्ट सेल विल हैव 8 और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो आखिरी सेल होगा उसमें या तो 8 होंगे या 8 से कम होंगे। इफ द लास्ट सेल इज अदर देन k देन 8 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड इज स्टेबल। तो अगर ये लास्ट सेल के बस 2 ही केस में होती है, एक होता है हाइड्रोजन के केस में, एक होता है हीलियम के केस में। तो ये 1 है, ये 2 है। जहां लिथियम आ गया तो वहां पर ये सेकेंड सेल से थर्ड सेल में चला जाता है। तो आपको इतना सेकेंड सेल की इतनी, फर्स्ट सेल की इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये 2 कंपाउंड में ही फर्स्ट सेल होता है, सॉरी 2 एलिमेंट में ही फर्स्ट सेल होता है। इफ द K should have 2 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी। तो K को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, बस 2 में ही स्टेबल हो जाता है। K कौन सा है, फर्स्ट वाला है। अब आगे देखते हैं। हाउ कैटायन एंड एनायन प्ले। सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है। K में कितने होंगे, 2 होंगे। L में कितने होंगे, 8 होंगे। M में कितने होंगे, 1 होंगे। तो हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। जैसे हमने बताया था कि सोडियम है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इफ इट लूजेस इट देन इट विल हैव 11 पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन एंड 10 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो टोटल चार्ज विल बी Na1 पॉजिटिव। तो इसमें अंदर बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अगर ये इसको छोड़ देता है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 1 नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा इसके पास, 1 पॉजिटिव बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 ही बचेंगे 1 छोड़ देगा तो ये हमारा Na ने जब ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव हो गया। वैसे क्लोरीन में कितना है, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, K में 2 है, L में 8 है, M में 7 है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लोरीन। इसमें लास्ट सेल में कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। It will have 8 in outermost cell if it take 1 electron and it will be stable। तो ये जो ये छोड़ेगा ये ले लेगा, तो ये Na और Cl क्या मिला देंगे, NaCl बना देंगे। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये Na हो गया, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ लग जाएगा, और इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे हो जाएंगे Cl के। 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो गया कैसे, वैलेंसी फुल करने की वजह से ये सारा रिएक्शन होता है।
आगे देखते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो ये कंपाउंड जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अपना बॉन्ड बनाते हैं तो उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। Sodium have one electron to give to be stable and chlorine need one to be stable, so they strongly attract each other. This type of compound which is formed by give and take of electron is called ionic compound. They are also called electrovalent compound. अब यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम का एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव, its atomic number is 12. तो मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितने हैं? 2 हैं। पहले में 2 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 2 हो गए, और फिर क्या है? सो इट कैन सेटिस्फाई 2 क्लोरीन एटम इन इट्स वैलेंसी। तो ये क्या कर सकता है? एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, तो इसके 8 हो जाएंगे बाहर बाहर, और इसके भी 8 हो जाएंगे। तो ये इसीलिए कैसा बनाएगा? ये इस टाइप का बनाएगा, बीच में Mg, इधर Cl, दोनों को एक एक दे दिया। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जो इस टाइप के आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या? फिजिकल नेचर कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समव्हाट हार्ड बट ब्रिटल। तो ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब क्या होता है? जैसे शीशा होता है, अगर गिरेंगे तो टूट जाएंगे। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। तो ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा अट्रैक्शन का उतना ज्यादा सॉलिड मटेरियल बनेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका ऑफ कोर्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई जरूरी है। Solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol. तो ये वाटर में soluble होते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में insoluble होते हैं। Conductivity of electricity. तो ionic compound conduct electricity in aqueous solution. It conduct electricity in molten state. It do not conduct electricity in solid state. तो solid state में तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे मूव करने के लिए। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो सारे अपने बैलेंस सेल फुल कर चुका है, तो इसलिए सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। बट जब ये लिक्विड स्टेट में हो जाता है तब ये क्या हो जाता है? तब ये तब इसके आयन अलग अलग घूमने लगते हैं, जैसे हमेशा होता है लिक्विड स्टेट में। तो तब ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। It is because its liquid state there are free movement of ions. तो ये जो आयन का फ्री मूवमेंट होता है, तो उसी वजह से ये लिक्विड स्टेट पे कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो मेटल कैसे ऑकर करते हैं? तो ये जो मेटल होते हैं ये नेचुरली जब ऑकर करते हैं तो ये ऐसे सोडियम ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आपको एनवायरनमेंट में कहीं आपको जमीन में सोडियम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत रिएक्टिव है। तो ये क्या कर देगा? ये तो फटाफट एलिमेंट बना लेगा अपने। तो ये क्लोरीन से मिल जाए करके सॉल्ट बना लेगा, वो पानी में घुल जाएगा। मैग्नीशियम ऐसे ही सॉल्ट बना लेगा, तो वो भी पानी में घुल जाएगा। तो इसलिए ये नेचुरली तरह तरह के मिनरल के फॉर्म में ऑकर होते हैं। तो मिनरल क्या होता है? इट इज ए नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ ए डेफिनिट कंपोजिशन एंड ऑर्डर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे सारे मिनरल हैं, तरह तरह के कंपाउंड हैं। कोई आयरन का है, कोई एल्युमिनियम का है। तो इससे हम लोग उस चीज को उनके साथ इनका अलग अलग तरीके से उस चीज को निकाल सकते हैं। बट सारे मिनरल से हम उसका जो मेटल है उसको निकालने में हमें फायदा नहीं होता। तो जिन मिनरल से हम प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं उनको ओर बोला जाता है। Ore are the mineral from which metal can be extracted profitably. In addition to dissolved salt in ocean, all the metals are found in the form of mineral in the earth crust. अगर हम लोग ओशियन के सॉल्ट को हटा दें तो सारे जो मेटल होते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर कैन बी फाउंड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू नॉन रिएक्टिव नेचर्स ऑफ मेटल्स। तो गोल्ड सिल्वर क्या होते हैं? ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो ये ऐसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही मिल जाते हैं जमीन में।
आगे देखते हैं, मेटल्स व्हिच आर moderately reactive like copper, lead, iron, zinc can be extracted by reducing ore with carbon. Very highly reactive metal like aluminium, calcium, sodium can be extracted by the method of electrolysis. तो जो हमारे moderately reactive metals है like copper, iron, zinc, तो वो हमारे कैसे निकलते हैं, वो हमारे रिड्यूसिंग करके निकल सकते हैं। तो जैसे हम उसका मिनरल लेंगे और उसमें कार्बन से उसको रिड्यूस कर देंगे, तो ये जो कार्बन होगा तो वो हमारा जो दूसरी चीजें जो उसमें जुड़ी होंगी मेटल के साथ वो इसके साथ चली जाएंगी। वो हम आगे देखेंगे पूरी प्रतिक्रिया अच्छे से अगले स्लाइड में। बट जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करना पड़ता है। अगली स्लाइड देखते हैं। आपको एक चीज और इसमें बता देता हूं कि ये जो मिनरल होते हैं, अब हमारा जब इंसानों का जब उदय हुआ तो गोल्ड और सिल्वर क्यों इतना कॉस्टली है, उसका कारण यही है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही पुराने समय से अवेलेबल थे, क्योंकि इनको रिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे आपको ये मिल गया किसी चीज का मिनरल, तो इसको तो आपको रिफाइन करके मेटल निकालना पड़ेगा। तो पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी कम है हमारे पास, तो जब टेक्नोलॉजी कम है तो हमें जो मेटल मिले तो हम उसको यूज करते थे। तो इसीलिए हमारा जो ये मेटल है कॉपर, तो आयरन से पहले इंसानों ने कॉपर यूज करना शुरू किया। उसका कारण यही था कि ये भी लेस रिएक्टिव था, तो ये इसको उसके मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान था, तो ये इजीली कर लिया हमने। तो इसीलिए आयरन से पहले हमने कॉपर यूज किया, कॉपर से पहले गोल्ड यूज किया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को कैसे निकाला जाए, तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो ओर क्या होते हैं, और अभी क्या था कि वो मिनरल, ये मिनरल है मान के चलिए, जिससे हम प्रॉफिटेबली, मतलब जिससे हम मेटल को निकालने में हमारा फायदा हो, तो उस टाइप के मिनरल को ओर बोला जाता है। तो एनरिचमेंट क्या है, तो और जब हम लोग अर्थ से डायरेक्ट निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि मतलब बिल्कुल ही सॉइल हो गई, डर्ट हो गई, उस टाइप की चीजें होती हैं। तो उस टाइप की इम्प्योरिटीज निकाल करके हम लोग केवल और जब इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो ओर रिमूव्ड फ्रॉम अर्थ have large amount of impurities like soil, sand. These impurities are removed first. तो इन impurities को क्या बोला जाता है, impurities को बोला जाता है गंज। Impurities present in ore are called गंज। आगे देखते हैं, extracting metal low in the activity series। तो जो वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो आते हैं, जैसे कौन से हो गए, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया। तो यहाँ पे बढ़िया सा ये चार्ट भी है, बुक से कॉपी किया हुआ। तो ये हमारे लेस रिएक्टिव हो गए, तो इनके क्या होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं। तो इनको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रोस्टिंग करना होता है। तो रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग ए सब्सटेंस विद एक्सेसिव एयर। जब हम लोग खुले हवा में उसको हीट करते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये बस हीट करने पे ही हमें मेटल मिल जाता है, तो ये रिफाइन हो जाता है। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि कॉपर को उसके मिनरल से निकालना बहुत आसान था, तो इसलिए कॉपर बहुत जल्दी यूज होना स्टार्ट हुआ सिविलाइजेशन में। बस आपने कॉपर के मिनरल को हीट कर लिया और आपको कॉपर मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग मरकरी का देखते हैं। तो HgS मरकरी सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अगर हमने हीट दिया तो क्या फॉर्म कर देता है, 2HgO। यानी ये क्या है, ये हो गया हमारा ऑक्साइड हो गया, और साथ में ये सल्फर गैस हो गई, सल्फर ऑक्साइड की। और फिर जब हम इसको फर्दर हीट कर देते हैं इसके ऑक्साइड को, तो इससे हमें प्योर मरकरी मिल जाता है। कैल्सिनेशन क्या होता है, आगे कैल्सिनेशन भी देखेंगे, अभी जस्ट अगले उसमें कैल्सिनेशन भी एक प्रोसेस होता है। कैल्सिनेशन इज ए हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ मिनिमम एयर। मतलब कैल्सिनेशन क्या होता है, जब हम लोग उसको हीट करते हैं बट उसमें एयर बहुत कम होती है,
तो उसको कैल्सिनेशन बोला जाता है। और जब हीट करते हैं और उसमें एयर बहुत ज्यादा होती है तो रोस्टिंग बोला जाता है। ये मरकरी वाला एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं। 2HgS था, इसमें जब हमने ऑक्सीजन दिया और साथ में हीट दिया तो ये ऑक्साइड बन गया और सल्फर गैस बन गई, और इस ऑक्साइड को और हम हीट करते गए तो उससे फिर मरकरी बन गया, जो तो बहुत सिंपल है निकालना। आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो बीच के मेटल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, तो वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं तो क्या होता है, तो ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फाइड को क्या किया जाता है, सल्फाइड और को हमेशा रोस्ट किया जाता है। रोस्ट मतलब खुले हवा में रोस्ट किया जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है तो खुले में हवा का में रोस्ट करने का यही मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ रोस्ट हो रहा है। तो जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रोस्ट हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड बना दिया और इसने सल्फर गैस बना दिया। आगे देखते हैं। कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। जो कार्बोनेट होते हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कैल्सिनेशन। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसको बिल्कुल हवा के बिना जो है हीट किया जा रहा है, तो ये बन गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑक्साइड में क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे डायरेक्ट हमें जो है जिंक मिलना इम्पॉसिबल है। तो पहले हम इसको ऑक्साइड बना लेंगे हीट करके। जब हमारी ऑक्साइड बन गई तो ऑक्साइड से हम जिंक निकाल सकते हैं। कॉपर के केस में तो डायरेक्ट ऑक्साइड को हीट करके ही निकल गई थी जिंक, बट क्या इस केस में भी ऐसा होगा, आगे देखते हैं। ऑक्साइड्स, इट्स इजी टू एक्सट्रैक्ट ओर फ्रॉम ऑक्साइड। Oxides are reduced to the corresponding metals with the help of reducing agent like carbon। तो ये जो ऑक्साइड होती हैं इससे हमारा मेटल निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो बट ये डायरेक्ट हीट करने पे नहीं निकलेगा, इसमें हमें एक साथ में क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे हमारा लेस रिएक्टिव में डायरेक्ट हीट करने पे आ जा रहा था, बट यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमको क्या प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। ऑक्सीडाइज होगा मतलब इससे ऑक्सीजन लेगा, तो ये इसका ऑक्सीजन ले लेगा और ये जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन यहाँ ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ यहाँ आ जाएगा। अदर देन कार्बन समटाइम्स रिएक्टिव मेटल्स आर आल्सो यूज्ड एज रिएक्टिव एजेंट। तो कार्बन के अलावा जैसे हमने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ले लिया जो हमने हीट या करके रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से बनाई थी, और उसमें कार्बन डाल दिया तो ये हमारा रिड्यूस हो जाता है। बट अगर हमें कार्बन नहीं डालना है तो हम दूसरे मेटल भी डाल सकते हैं। कैसे मेटल, इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। जब से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे, ऐसा हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे हो रहा है 3MgO2 फॉर्म with 4 aluminium form 3Mn plus aluminium oxide plus heat। तो ये एबव रिएक्शन में जब एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है और वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। आगे देखते हैं थर्माइट रिएक्शन। जो अभी हम लोगों ने ये ऑक्साइड का दूसरे मेटल के साथ जो हमने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो अभी देखा हमने, इसमें एक थर्माइट होता है। तो ये थर्माइट क्या होता है, इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक स्पेशल रिएक्शन है। इसमें आयरन को हम लोग एल्युमिनियम से रिप्लेस करते हैं। तो स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इतनी हीट निकलती है कि किसी भी चीज को गला सकता है। 2500 डिग्री सेल्सियस हीट होती है यहाँ पे, या फिर इससे भी ज्यादा हो जाती है कभी कभी। तो ये किस चीज में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेनी थिंग लाइक ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक को गला के जोड़ने में यूज करते हैं। इट हैपन व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम, इट बर्न एट 2500 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ। होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ले लिए क्या, आयरन ऑक्साइड, एक यहाँ पे पेट्री डिश ली या फिर एक ट्रे लिया, इसमें आयरन ऑक्साइड डाल दी। आयरन ऑक्साइड क्या हो गई, हमारी रस्ट हो गई। और इसमें हमने क्या लिया, एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम के टुकड़े बना के डाल दिए। अब हम इसको हीट करते जाएंगे। पहले तो ये जलता बहुत देर में,
पहले तो हमको खुद इसको बहुत 1000 डिग्री के आसपास तक हीट करना पड़ेगा, या फिर 600, 700, 800 डिग्री। एक बार ये इसने फायर कैच कर ली, जब ये फायर कैच कर लेता है तो ये फिर हीट गेन करता ही चला जाता है, और जब तक ये पूरा रिएक्शन होता है तब तक इसमें इतनी ज्यादा हीट रिलीज हो जाती है कि इसके नीचे जो भी होगा ये सब गल के खत्म हो जाएगा। जैसे ये रेलवे ट्रैक को गला देता है, यहाँ तक का कि अगर ये बैंक लॉकर्स वगैरह में अगर उस लॉकर को डिस्ट्रॉय करना है या फिर उसको चेक करना है कि वो विस्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो उसमें थर्माइट का प्रयोग किया जा सकता है कि वो कितना मजबूत है, और मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं विस्टैंड कर पाते हैं। एक्सट्रैक्टिंग ए मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज के मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो टॉप में कौन सा है? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत रिएक्टिव मेटल है। दे कांट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, सो दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो वो कार्बन से नहीं रिड्यूस हो सकते, कार्बन उनको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो कार्बन से भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है मेटल ऑक्साइड आर मेल्टेड एंड मोल्टेन क्लोराइड्स आर मेड। जैसे मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे कौन सी होगी? जैसे सोडियम का लेते हैं तो Na जो O होगा ये, तो इसको मेल्ट किया जाएगा, और जब ये मेल्ट होगा तो उसके बाद क्या बनेगा? ये उसमें हम लोग क्लोरीन ऐड कर देंगे तो ये मोल्टेन क्लोराइड हो जाएगा। तो इस मोल्टेन क्लोराइड को का अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस पिछले चैप्टर हमने देखा था। तो ये जहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन के बजाय क्या होगा? यहाँ पे ये ऑक्साइड का मोल्टेन फॉर्म होगा क्लोरीन के साथ, और इसमें 2 रॉड ऐसे लगा देंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। अब क्या होगा? कैथोड द निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज में क्या होगा? यहाँ पे मेटल डिपॉजिट हो जाएगा चारों तरफ, और एट एनोड द पॉजिटिवली चार्ज, इससे जो क्लोरीन गैस जो हमने जोड़ी थी वो निकल जाएगी, तो ये हमारा मेटल हमको मिल जाएगा। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेते हैं, जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एनोड में क्या हो रहा है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म Na एंड Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये तो हमारा क्या था? ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑक्साइड का, और हम मेटल का भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है? तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, जैसे हमने कॉपर तो निकाल लिया था प्रोसेस से रोस्टिंग करके, बट वो बहुत ही क्रूड फॉर्म होगा, बहुत प्योर नहीं होगा, उसमें अभी भी कुछ कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि metals are obtained in the above process are not very refined. They are refined generally by electrolytic refining. तो जो पिछले प्रोसेस में हमें मिले हैं तो वो बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं होते, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिफाइन करते हैं। तो उसमें एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं। Many of metals such as copper, zinc, tin, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made anode. तो जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बना दिया जाता है। एनोड क्या होता है? एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज नोड। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज नोड होता है ये एनोड हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा? ये क्रूड मेटल होगा, और यहाँ पे हम लोग एक प्योर मेटल का स्ट्रिप ले लेते हैं। एंड इन कैथोड नेगेटिवली चार्ज ए प्योर मेटल स्ट्रिप इज टेकन। तो यहाँ पे ये जो है इम्प्योर मेटल होता है, यहाँ पे प्योर मेटल होता है। यहाँ पे मान के लिए इम्प्योर कॉपर है जो कि हमने बिल्कुल अभी निकाला है, और यहाँ पे बिल्कुल प्योर कॉपर है। तो ये क्या होगा? ये कॉपर इसमें सोल्यूशन में डिजोल्व होगा और फिर से इस पे चला जाएगा, इस पे अट्रैक्ट होके इस पे लग जाएगा। बट ये जब इसमें डिजोल्व होगा तो जिसकी इम्प्योरिटीज होंगी वो यहीं एनोड के नीचे इकट्ठा होती जाएंगी। माइंड कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस है मेटल्स का, जो कि पहले मेटल्स हम निकाल चुके हैं,
वो इस प्रोसेस से अलग है थोड़ा सा। ये जो प्रोसेस था ये हमारे टॉप एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स को निकालने का प्रोसेस था। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग जो सोल्यूशन था उसमें ले रहे थे, क्या ले रहे थे, मोल्टन क्लोराइड फॉर्म ले रहे थे उसके ऑक्साइड का। तो वो जो है कैथोड पे जमा हो रहा था और एनोड पे क्लोरीन गैस निकल जा रही थी, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। बट अब जो ये जो हम प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा वाला, तो वो प्रोसेस क्या है, तो ये प्रोसेस में हम लोग जो हमारा ऑलरेडी मेटल मिल चुका है, कम रिएक्टिव मेटल्स, उनको रिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो इम्प्योर वाले से एनोड से कॉपर छोड़ता है ये एक्वस सॉल्यूशन में, और ये वापस कॉपर इसमें लग जाता है। लेकिन जब ये इस प्रोसेस में होता है तो इससे जो इम्प्योरिटी होती है वो यहीं रुक जाती है, वो इसमें जाके नहीं लगती है। तो हमारा बिल्कुल प्योर कॉपर कैथोड पे जमा हो जाता है। तो ऐसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन, कोरोशन से कैसे बचें, पिछले चैप्टरों में भी हमने कोरोशन देखा था। तो कोरोशन, the rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing and making alloy। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को हटा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जैसे ये हमने आयरन लिया और इसके ऊपर बहुत थिन लेयर जिंक की चढ़ा देंगे, तो जब तक वो जिंक खराब नहीं होगा तब तक तो ये आयरन खराब नहीं हो सकता। कैसे ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, तो ये होता है हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन। ये कैसे किया जाता है, ये बहुत सिंपल होता है। इट इन्वॉल्व्स क्लेंजिंग स्टील एंड इमर्सिंग इट इन द मोल्टन जिंक टू ऑब्टेन द कोटिंग। तो ऐसे हम एक बहुत बड़ा टब लेते हैं और इसमें हम पूरा जिंक मोल्टन करके डाल देते हैं और स्टील को बिल्कुल क्लीन करके इसमें डुबा के निकाल देते हैं। बस उतने में ही ये इसके ऊपर चढ़ जाता है कोटिंग। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनाइजेशन। आपके बहुत सारी कॉमन चीजें गैल्वेनाइज्ड आती हैं, जैसे आपने पाइपें देखी होंगी, उनके ऊपर बहुत शाइनी जो है कोटिंग चढ़ी रहती है, तो वो सब गैल्वेनाइजेशन होता है, जिंक की कोटिंग होती है वो सब। एलॉय, एलॉइंग क्या होती है, when a metal like iron are mixed with something like carbon, then they form alloy like steel, which is hard. And if we mix iron with some chromium and nickel, they form stainless steel, which is rust free. तो यहाँ पे एक माइंड कीजिएगा कि ये आयरन के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन को मोल्ड कर दे रहे हैं, उसको गला दे रहे हैं और उसमें कार्बन डाल दे रहे हैं, तो वो बस एक मिक्सचर हो जा रहा है, उसको फिर से सॉलिड बना दे रहे हैं। तो कंपाउंड और एलॉय के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है कि एलॉय एक मिक्सचर है, एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसको पूरी तरीके से मिक्स हो गया, लेकिन वो एटॉमिक लेवल पे मिक्स नहीं हुआ है अभी। बट जो कंपाउंड है, जैसे जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ये एटॉमिक लेवल पे ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है एलॉय में। Alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or non-metal. Alloy is different from compound because no atomic combination, no bond. तो वही है कि इसमें बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। It's just a mixture of two or more things which was mixed in a molten state and toughened। मतलब कि molten state करके हमने फिर से उसको टफ कर दिया। बहुत कॉमन एलॉय देख लेते हैं। 22 कैरेट गोल्ड, तो हम ये कॉपर के साथ मिला देते हैं, 22 पार्ट गोल्ड और 2 पार्ट्स कॉपर। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो जो गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो हमारा जब ये कॉपर के साथ मिल जाता है तो काफी हार्ड हो जाता है। सिल्वर के साथ भी मिलाया जाता है। ब्रास, तो ब्रास किसका होता है, ये कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है, ये कॉपर और टिन का एलॉय होता है। सोल्डर, तो सोल्डर क्या होता है, ये लीड और टिन का एलॉय होता है, और ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग वगैरह में काम आता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो आएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे मिलता रहेगा।
डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस सेशन में मजा आया। आपको इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कीजिए, पढ़िए, शेयर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसमें भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। ये बिल्कुल नया चैनल है और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम आपके पास ऐसी ऑसम कंटेंट लाते रहें।